हेलो बच्चे, आज सेकंड क्लास है इस चैप्टर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज मैं बताऊंगा ईएम वेव कहते हैं किसे, कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। देखो साफ लिखा हुआ है कि ईएम वेव बनने का जो मेन ओरिजिन है वो है एक्सेलरेटेड ऑसिलेटिंग चार्ज। क्या है? एक्सेलरेटेड ऑसिलेटिंग चार्ज। जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करता है, जब एक चार्ज ऑसिलेट करता है तो एक बात बताता हूं मैं, जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो चार्ज अपने आसपास कौन सी फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी, और जब चार्ज ऑसिलेट करेगा मोशन में आएगा तो करंट भी बनेगा, और करंट भी, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो करंट भी ऑसिलेट करेगा, और करंट कौन सी फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कहा यह गया कि अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करें, ध्यान से सुनना, दोनों ऑसिलेट करें मतलब उनकी वैल्यू ऑसिलेट करे। वैल्यू ऑसिलेट का मतलब क्या हो? फील्ड की वैल्यू मिनिमम हो, फिर मैक्सिमम हो, फिर मिनिमम हो, फिर मैक्सिमम हो, इस तरह वैल्यू हो, मिनिमम मैक्सिमम। तो ध्यान से, मिनिमम मैक्सिमम, इधर इस तरह हो अगर कोई भी वैल्यू ऑसिलेट करे, मिनिमम मैक्सिमम, तो ये वैल्यू ऑसिलेट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कोई मैंगो नहीं है, कोई टोमेटो बॉल नहीं है जो दिखेगा ऐसे हिलते हुए। इसकी वैल्यू जब ऑसिलेट करती है, इसकी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, तो जब इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती है तो याद रखना वहां पर एक वेव बनता है, उसे कहते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और एक बात सुन लो, यहां ईएम वेव बनने के लिए सबसे बेस ओरिजिन क्या है? अगर कोई पूछे ओरिजिन क्या है तो आप बोलोगे इसका ओरिजिन है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका ओरिजिन क्या है? ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। और जब ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है तो वो दोनों फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, और जब चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो भी ऑसिलेट करेगी। जब चार्ज ऑसिलेट करेगा तो करंट भी बनेगा, और करंट बनेगा तो वो भी ऑसिलेट करेगा, वो मतलब उसकी वैल्यू ऑसिलेट करेगी, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी करंट की वजह से वो भी ऑसिलेट करेगी। तो ये कहा गया कि ईएम वेव बनने के लिए पहली बात तो दोनों फील्ड चाहिए, और दोनों फील्ड वेरिएबल होनी चाहिए। देखो कॉन्सेप्ट सुनो, क्या कॉन्सेप्ट है कि ईएम वेव बनने के लिए पहली कंडीशन क्या है? दोनों फील्ड होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने चाहिए। दो मेन कंडीशन है। पहली बात, दोनों होने चाहिए, और दोनों फील्ड कैसे होने चाहिए? वेरिएबल होने चाहिए। और वेरिएबल भी कैसे? एक तो इनका जो वेरिएशन होना चाहिए वो ऑल्टरनेटिवली होनी चाहिए, और पीरियोडिकली होना चाहिए। मतलब समझ में आ गया? इसका मतलब साइन एंड कॉस के ग्राफ को फॉलो करना चाहिए, साइन या कॉस किसी के ग्राफ को। जब इस तरह के सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं, क्या कंडीशन है? दोनों फील्ड होनी चाहिए। अगला कंडीशन, दोनों फील्ड वेरिएबल होनी चाहिए। वेरिएबल भी कैसे? ऑल्टरनेटिंग वैल्यू, अल्टरनेटिंग वेरिएशन और पीरियोडिक वेरिएशन। समझ में आ गया? साइन और कॉस के कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करना चाहिए। तो जब इतने सारे कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तो वहां पे एक वेव बनता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ये जो वेव है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। मतलब समझे, ये जो ईएम वेव बनता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो फाइनली वी कैन से कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इसी कारण हम इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसी कारण हम इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्यों? दो तरह के वेव होते हैं साइंस में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। मान लो मेरे ऑसिलेशन से मैं ऑसिलेट कर रहा हूं तो यहां पे एक वेव बन रहा है, और वो वेव उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट करने लगा जिस डायरेक्शन में मैं ऑसिलेट कर रहा था। मान लो मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मेरी वैल्यू ऑसिलेट कर रही है, और मेरे वैल्यू के ऑसिलेशन से एक वेव बन रहा है सामने, तो वो वेव भी उसी डायरेक्शन में प्रोपगेट कर गया जिस डायरेक्शन में मैं ऑसिलेट कर रहा था। तो वो वेव का नेचर होगा लॉन्गिट्यूडनल।
और अगर मेरे ऑसिलेशन से सामने एक वेव बना और वो वेव मेरे ऑसिलेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगा तो उसको कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे जो ईएम वेव बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ईएम वेव जो बनता है वो इन दोनों फील्ड के परपेंडिकुलर, एक तो ये दोनों फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते ही होते हैं, और जो ईएम वेव बनता है वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, इन दोनों के परपेंडिकुलर चलता है, इन्हीं दोनों के परपेंडिकुलर चलता है। तो इसलिए इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स वेव। याद रखना बेटा, इस वेव का जो नेचर होता है उसे कहते हैं ट्रांसवर्स नेचर। क्यों? क्योंकि ये वेव जिनके ऑसिलेशन से बना है, किसके ऑसिलेशन से बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से, और ये बनने के बाद उनके भी परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है। आपके सामने दिखा देता हूं मैं। इस ग्राफ में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में है? देखो आप, वाई एक्सिस में। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में है? जेड एक्सिस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेरिएबल है और वो साइन के अकॉर्डिंग वैल्यू करता है, देखो साइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो साइन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड भी देखो आप ध्यान से, वो भी देखो मिनिमम मैक्सिमम, तो ये भी देखो साइन के अकॉर्डिंग इसका कर्व दिखाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो इसके अंदर मैंने वाई एक्सिस ऐसे ऐसे बना दिया है। मैग्नेटिक फील्ड को जेड एक्सिस की डायरेक्शन में रखा है तो देखो इस पिंक कर्व के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे ऐसे लाइन में दिखा दिया है। कहने का मतलब है येलो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड का है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला कर्व है, पिंक कलर का जो कर्व है वो मैग्नेटिक फील्ड का है, जिसके अंदर मैंने ऐसे ऐसे जेड एक्सिस बनाया है। तो जब ये दोनों वेव परपेंडिकुलर हो गए, दोनों फील्ड वेरिएबल हो गई, दोनों फील्ड परपेंडिकुलर हो गए, दोनों फील्ड वेरिएबल हो गई, और वेरिएबल भी कैसे? साइन के अकॉर्डिंग, साइन कर्व के अकॉर्डिंग, और यानी ऑल्टरनेटिव और पीरियोडिक दोनों प्रॉपर्टी है वेरिएशन में। तब जाके जो वेव बनेगा ईएम वेव वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब अगर ये वाई में है, ये जेड में है, तो ये किधर जाएगा? एक्स में, एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। यही होता है ईएम वेव। तो पहला इसका नेचर आप यहीं से पढ़ लो। पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि नेचर वाइज ये ट्रांसवर्स होता है। क्यों? क्योंकि जिसके ये ऑसिलेशन से बना है, किसके ऑसिलेशन से बना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और इनके वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करता है, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, तो हम क्या कहेंगे? इसका नेचर ऐसा है ट्रांसवर्स। कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ेंगे। ईएम वेव हमेशा मासलेस और चार्जलेस होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वेव का कोई मास और चार्ज नहीं होता, इसलिए ईएम वेव कभी भी अपने डायरेक्शन से डेविएट नहीं हो सकते। सो इट कांट हैव एनी डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ। अगर कोई ये वेव ट्रेवल करते हैं तो आसपास अगर कोई फील्ड वील्ड आ गई, कोई एक्सटर्नल फील्ड आ गई, तो वो अपने फील्ड से कभी भी, अपने रास्ते से वो वेव कभी भी डेविएट नहीं होंगे, क्योंकि ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड, बहुत सारी फील्ड होती है मीडियम में, ना तो ग्रेविटेशनल फील्ड इसे अपने रास्ते से डेविएट करा सकती है क्योंकि इसके पास मास नहीं है, ना तो एक्सटर्नल और भी कोई वहां पे एक फील्ड आ जाए तो चार्ज भी नहीं है, मतलब ये अपने रास्ते से कभी डेविएट नहीं हो सकता। सेकंड है कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, वेव की ऑसिलेशन की, सब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, किसके ऑसिलेशन से ये वेव बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से। इनके फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब एक सेकंड में, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये एक ऑसिलेशन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू का और ये मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू का। अगर ये एक सेकंड में ऐसे 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 100 ऑसिलेशन कर रहा है तो ये भी ऐसे 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 100 ऑसिलेशन करेगा। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑसिलेशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू के ऑसिलेशन की, वो हमेशा सेम होती है। ये भी एक प्रॉपर्टी है। थर्ड है कि स्पीड और वेवलेंथ, इस वेव की स्पीड और वेवलेंथ मीडियम के हिसाब से चेंज हो सकती है, बट फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। इस वेव की फ्रीक्वेंसी मीडियम के अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होती। अगली प्रॉपर्टी है कि जो स्पीड होती है इस वेव की, अगली प्रॉपर्टी यह है कि जो ईएम वेव की स्पीड होती है, ध्यान से सुनो, ईएम वेव की जो स्पीड होती है, वंस अगेन व्हाट आई एम सेइंग, कि ईएम वेव की जो स्पीड होती है बेटा, वो स्पीड हम कई तरीके से निकालते हैं। पहला है फॉर्मूला 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, जो कि दोनों फील्ड यहां पर हैं तो दोनों का कांस्टेंट लेंगे, परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
या ऐसे भी लिख सकते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड वैल्यू भी ले सकते हैं या सिंपल वैल्यू भी ले सकते हैं। E नॉट बाई बी नॉट भी होता है, या दोनों के मैक्सिमम फील्ड की वैल्यू से, या नॉर्मल फील्ड की वैल्यू भी चलती है, या दोनों के कांस्टेंट से स्पीड निकलती है। और ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ बच्चे सोचते हैं ये तो लाइट वेव की स्पीड है, बिल्कुल लाइट वेव भी क्या है, ईएम वेव ही है। तो ये सब प्रॉपर्टी याद रखना। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी याद रखना कि इस वेव का जो मोमेंटम होता है, जब ये मोशन में है तो मोमेंटम भी होगा। बेटा जब ये मोशन में है तो मोमेंटम भी होगा। तो कहा यह गया है कि इस वेव का जो मोमेंटम होता है, ध्यान से सुनना, इस वेव का जो मोमेंटम होता है वो होता है u/c। u/c, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, u/c। u का मतलब यहां है एनर्जी, याद रखना बेटा, u का मतलब है एनर्जी। मैं इसको यही लिख देता हूं, आप ध्यान से इस बात को देखो। देखो मैं इसको इससे पहले ये क्लियर कर दूं, यहां पे c की वैल्यू कितनी बताई गई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट मैं बता दूं यहीं पर कि जो एनर्जी होता है बेटा, एनर्जी को हम U से इंडिकेट करते हैं। किसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं, ईएम वेव की। कहा यह जाता है कि एनर्जी ऑफ ईएम वेव जो होता है उसका फॉर्मूला है HF या hc/λ। याद रखना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ वेव। अब यहां पे H का मतलब क्या है वो बता दूं, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है H की 6.6 × 10⁻⁻34। याद रखना, और ये स्पीड की वैल्यू होती है। तो वेव की जो एनर्जी बताई गई जिसे U से इंडिकेट करते हैं, या तो HF, F फॉर फ्रीक्वेंसी से निकाल दो, या फ्रीक्वेंसी को स्पीड अपॉन वेवलेंथ लिख दोगे। जानते हो ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 9 से पढ़ा होगा, स्पीड अपॉन वेवलेंथ, वेव की वेवलेंथ भी होगी, तो इससे हम निकालते हैं एनर्जी। ये सब प्रॉपर्टीज में पढ़ा रहा हूं। अब हम आएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। ये प्रॉपर्टी नंबर आपका क्या था, 4 था, 5th हो गया ना शायद, इज योर 5th, ओके, 4th और 5th। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6। ध्यान से देखना, फिर आएगा प्रॉपर्टी नंबर 7, और ये हो जाएगा 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताया गया कि इस वेव का जो मोमेंटम होता है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, मोमेंटम, इस वेव का जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम को P से इंडिकेट करते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी। यस, बिल्कुल सही, लेकिन वो होता है मासलेस के लिए। यहां जो मोमेंटम होगा वो होगा U/c, एनर्जी अपॉन स्पीड। याद रखना, U/c, एनर्जी अपॉन स्पीड, नॉट mv। वो मास के लिए होता है, वेव तो मासलेस है तो इसका मोमेंटम अलग होता है, एनर्जी अपॉन स्पीड। फिर यहां पे U का मतलब समझ रहे हो, एनर्जी अपॉन वी। फिर यहां पे क्या बताया गया बेटा कि इस ईएम वेव का, ध्यान से सुनना, इस ईएम वेव के बारे में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। ईएम वेव का अपना एक इंटेंसिटी भी होता है। ध्यान से सुनो, ईएम वेव की अपनी एक इंटेंसिटी होती है कि वेव की क्या इंटेंसिटी है, क्या ब्राइटनेस है, क्या उसकी इंटेंसिटी है, क्या। तो इंटेंसिटी निकालने के 2 फॉर्मूले बने हैं। एक फॉर्मूला तो है U/c, एक फॉर्मूला है U/c, मींस एनर्जी इनटू स्पीड, और एक फॉर्मूला है पावर पर यूनिट एरिया। ये भी एक फॉर्मूला है, देखो, इंटेंसिटी ऑफ वेव का क्या है, पावर ऑफ वेव पर यूनिट एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया। वेव क्या है, एनर्जी है जो एक सरफेस पे फॉल करती है, गिरती है, तो उसी सरफेस का एरिया। तो उतने सरफेस पे क्या वेव की इंटेंसिटी है हम निकाल सकते हैं, दोनों फॉर्मूले। अगला क्या है,
कि ईएम वेव के बारे में आप जानते हो कि ईएम वेव कब बनते हैं, जहां पर दोनों फील्ड की मौजूदगी होती है। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, आपको अच्छे से पता है। जहां पे ईएम वेव बनता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है बेटा, और वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी होते हैं। दोनों के दोनों फील्ड होते हैं। कहां पर? जहां पे ईएम वेव होता है वहां पे दोनों फील्ड होते हैं। तो जब दोनों फील्ड होंगे तो वहां पे दोनों के रूप में एनर्जी पाई जाएगी। वहां पे इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी एनर्जी होगी, वहां पे मैग्नेटिक फॉर्म में भी एनर्जी होगी। तो क्या कहा गया है, ध्यान से सुनना, कि जो ईएम वेव होता है उसके पास दोनों फॉर्म में एनर्जी होती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी एनर्जी होती है वहां वेव के पास, और मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। वेव का मतलब एनर्जी, तो इसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी भी होगी। मान लो वेव के पास 100 जूल एनर्जी है, तो 50 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी और 50 जूल एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। इस बात का ध्यान रखना, दोनों फॉर्म में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी और मैग्नेटिक फॉर्म में भी। अब यहां पर जब एनर्जी को फाइंड हम करते हैं तो एनर्जी नहीं लेते, हम एनर्जी डेंसिटी देखते हैं, क्योंकि एनर्जी पूरे मीडियम में बहुत होती है। तो हमेशा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देखा जाता है, जिसे हम एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। तो ये पहले से आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी का डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। वहां ई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, वहां एप्सिलॉन नॉट, यहां म्यू नॉट। और दोनों एनर्जी इक्वल होती है। मतलब अगर हम एनर्जी देखें वेव के पास, ईएम वेव के पास, दोनों ईएम वेव है क्या, एनर्जी है, तो इसके पास 50% एनर्जी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगी और 50% मैग्नेटिक फॉर्म में होगी। और जब एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी देखा जाता है, टोटल एनर्जी वॉल्यूम में, टोटल एनर्जी बहुत होती है तो पर यूनिट वॉल्यूम में कैलकुलेट किया जाता है। तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है फॉर्मूले के हिसाब से हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उतनी ही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब कभी कभी पेपर में आएगा कि आप इस बात को प्रूफ करो कि हाँ भाई दोनों एनर्जी सेम होती है, प्रूफ करो। तो एक बात बताओ, U फॉर एनर्जी और E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में क्या फॉर्मूला था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ध्यान से देखो, और मुझे यह प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इस वेव के पास बराबर बराबर होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी क्या पढ़ाया, वेव की स्पीड को आप E बाई बी भी लिख सकते हो, और वेव की स्पीड को आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट से भी निकाल सकते हो। दोनों तरीका है वेव की स्पीड निकालने का। तो अब हम इसको यूज करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो ई को यहां से क्या लिख सकते हो बेटा, सी इंटू बी का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, ई को बदल दिया सी इंटू बी में। अब देखो क्या आ गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो गया। अभी आपने ये वाला सी का फॉर्म यूज किया, अब इस सी के जगह पे ये वाला फॉर्म यूज कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। सी का, अब सी के जगह पे ये वाली वैल्यू यूज करो, ये वाली, तो कितना हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और इंटू क्या हो गया बी स्क्वायर। अब सी के जगह पे आपने ये वाला फॉर्म यूज कर लिया। एप्सिलॉन नॉट कट गया, कटने के बाद क्या आया बेटा, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। और ये तो होता है आपका याद है एनर्जी कौन सी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो देखो आप चले थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और वो बन गया B4 मैग्नेटिक, कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो इससे ये साबित होता है कि इस वेव के पास दोनों एनर्जी दोनों फॉर्म में होती है और दोनों बराबर अमाउंट में होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इज सेम एज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज बताएं है ना, स्पीड, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, मोमेंटम के बारे में बताया, इंटेंसिटी के बारे में बताया, सब चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया आपके साथ। तो ईएम वेव क्या है, कैसे बनता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये सारी चीजें आपके सामने रखी मैंने इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, इसके इक्वेशन पे क्वेश्चंस कराएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।